डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, और आज हम डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जाते हैं। अब तक हमने सिर्फ ये समझा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही कुछ बातों को अपने लेजर्स में, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़े तो हम उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कैलकुलेशन एक अलग बात है और उनको रिकॉर्ड करना एक अलग बात है। रिकॉर्ड कब होता है? जब आप उसे अपने लेजर्स के अंदर पोस्ट करते हैं, तब जाकर वो चीज़ जो है वो आपके सिस्टम में, अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट होती है। कैलकुलेशन कर लेने से आपके रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होते हैं जब तक आप उसके अंदर, लेजर्स के अंदर उसकी पोस्टिंग ना कर दें। तो आज हम यही समझेंगे कि अगर हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हो, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करने हो, तो वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे। ओके, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस किया था, उम्मीद है आपको ये याद होगा। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम आज इसी सारी बातों को लेजर्स के अंदर हम पोस्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम लेजर्स के अंदर पोस्ट करेंगे तो क्या तरीका होगा। ठीक है भाई। अब बुनियादी तौर पर हमारे पास एसेट को लेकर फिलहाल दो लेजर्स बनते हैं। एक बनेगा जो आपका नॉन करंट एसेट है, यानी इटसेल्फ मशीन का, और एक बनेगा उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ओके भाई। ये मैंने एक एग्जांपल ली थी, आपको याद होगा कि हमने एक मशीन बाय की है $50,000 की। अब ये तो बहुत बिल्कुल बेसिक, आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे चले जाएं, उससे भी पीछे चले जाएं, तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग थी वहाँ हमने ये बात समझी थी कि अगर हम मशीन बाय करते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अज्यूम करता हूँ ये मशीन मैंने बाय की है कैश पे, अज्यूम करता हूँ, या उधार पे, जो आपका दिल करे। तो अगर मैं मशीन बाय करता हूँ तो मशीन, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मशीन क्या है मेरे लिए? एसेट है। और बाय करूँगा तो एसेट मेरे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एसेट अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखना चाहिए? सर, डेबिट साइड पर। और अगर कैश पे बाय किया है तो सर आपके पास से कैश चला जाना चाहिए। कैश क्या है? एसेट, एसेट क्रेडिट हो जाना चाहिए। और अगर उधार पर बाय किया आपने, फॉर एग्जाम्पल ये मशीन आपने उधार पर बाय की, यानी कैश पे बाय नहीं की, दुकानदार से आपने मशीन उधार पे खरीदी है, तो फिर ट्रेड पेबल आ जाना चाहिए। उधार हमें देना है। ठीक है, उधार पे बाय किया तो उधार हमें देना है। उधार देने के लिए ट्रेड पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेड पेबल क्या है? सर, ट्रेड पेबल लायबिलिटी। और जब उधार पे बाय करूंगा तो मुझ पर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। यानी अगर मैं इसको अपनी जर्नल एंट्रीज में, यानी इसको अपने लेजर्स में अगर मैं लेकर जाऊँ तो मशीन आना चाहिए डेबिट साइड पर और ट्रेड पेबल आना चाहिए क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर ट्रेड पेबल या कैश हमारे लिए इररेलेवेंट है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है, हम अगर उस पर फोकस करें तो मशीन हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम एक जो अकाउंट मेंटेन करेंगे वो मशीन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, यानी अगर इसकी मैं एंट्री बना रहा हूँ, देखिए एंट्री, देखिए पहले एंट्री बता देता हूँ। मशीन को डेबिट किया, कितने से? $50,000 से, मशीन डेबिट। और ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा $50,000 से। तो यहाँ पर दो लेजर्स बनेंगे, एक मशीन का और एक ट्रेड पेबल का। ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ये बना बनाया रखा, इसको अच्छा रख दिया, छोड़ दीजिए। ट्रेड पेबल इस चैप्टर में नेसेसरी टर्म नहीं है। अगर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ते हैं तो ट्रेड पेबल एक जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो चाहता है वो चाहता है कि आप ट्रेड पेबल को छोड़कर मुझे मशीन का लेजर बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, मैं बना लेते हैं। ये मशीन हमने बनाई। मशीन जो है वो 2021 की 1 जनवरी को हमने बाय की थी, तो यहाँ पर डेट आ गई। और मशीन हमारी एंट्री में किस साइड पर आ रहा है? डेबिट साइड पर आ रहा है। तो मशीन को मैंने लिखा, लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, डेबिट साइड पर लिखा $50,000। और ट्रेड साइड पर, यानी इसके ऑपोजिट साइड पर क्या लिखा हुआ है? ट्रेड पेबल, वो आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिख देते हैं, ट्रेड पेबल आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसका अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो इस तरफ का बैलेंस बराबर करने के लिए आप इस तरफ लिखते हैं December 31 $50,000, दोनों साइड का टोटल किया, और फिर यही हो जाता है आपका बैलेंस बीडी। इसे कहा बैलेंस सीडी, और यही हो जाता है आपका बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर में, यानी 2022 में। यानी कि 2021 में 1 जनवरी को मैंने मशीन बाय की थी $50,000 की। December 31 तक, 2021 के December 31 तक फर्दर कोई मशीन मैंने बाय नहीं की है। तो December 31 तक मेरे पास मशीन का बैलेंस कितना रहा? $50,000 रहा। बराबर करने के लिए उम्मीद है आपको लेजर बनाना आता होगा। अगर यहाँ पर 50,000 है तो बराबर करने के लिए यहाँ पर भी कितने लिखे जाते हैं? 50,000 लिखे जाते हैं। तो मैंने बराबर करने के लिए यहाँ पर भी कितने लिखे? $50,000। बराबर करने के लिए जो पैसा लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। और उसी को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया। ये December 31 था, नेक्स्ट ईयर आ गया 1 जनवरी 2022, ये बन गया मेरे पास बैलेंस बीडी $50,000। यानी मेरे पास मशीन जो है, मशीन से मुराद यहाँ पर मशीन की कॉस्ट है, उसकी बुक वैल्यू नहीं है। मशीन से मुराद यहाँ पर उसकी कॉस्ट है, यानी उसकी कॉस्ट है $50,000। अब नेक्स्ट ईयर भी अगर मैंने कोई मशीन बाय नहीं की तो यही मेरा बैलेंस सीडी हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में यही मेरा बैलेंस बीडी हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर कोई मशीन बाय करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और मशीन बाय कर ली, तो वो आ जाएगी फिर कहाँ पर, डेबिट साइड पर, ठीक है। और इन केस वो आगे जाकर हम समझेंगे, इन केस के अगर मैंने नेक्स्ट ईयर कोई मशीन बेच दी तो फिर वो कहाँ आ जाएगी, मशीन बेचेंगे तो मशीन आपके पास से एसेट चला जाएगा, एसेट डिक्रीज अगर हो जाए तो फिर कहाँ लिखा जाए, क्रेडिट साइड पर। तो इन केस अगर बाय करते हैं तो डेबिट साइड पर, और इन केस अगर आप मशीन कोई सेल आउट कर देते हैं तो फिर वो कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पर। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्पोजल पढ़ेंगे। ओहो, डिस्पोजल भी कोई चीज़ है, हाँ जी बिल्कुल एक चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका जो है मशीन का अकाउंट इस तरह से मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर इसी को कंटिन्यू करेंगे आप। ओके, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2021 का डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन निकाला था $8,000, ठीक है। $8,000 का डेप्रिसिएशन आया था 2021 का। अब उसे अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसमें आपको ये बात समझाई थी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। जितनी भी हमारी इनकम होती है वो भी कहाँ जाती है, वो भी जाती है हमारी इनकम स्टेटमेंट में। इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो इन इनकम और एक्सपेंसेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जितनी भी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं अगर इनकम इंक्रीज होती है तो, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इस वक्त यानी कि जैसे डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन भी ये मेरा एक एक्सपेंस है, ठीक। अब डेप्रिसिएशन भी मेरा एक एक्सपेंस है, जैसे जैसे मेरे एसेट की वैल्यू गिरेगी वैसे वैसे मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। एसेट कम होता जाएगा लेकिन मेरा एक्सपेंस यानी मेरा डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक्सपेंस अगर बढ़ता जाए तो कहाँ लिखना चाहिए मुझे, उसे डेबिट साइड पर। बस उस एक्सपेंस को मैं एक्सपेंस के बजाय किस नाम से रिकॉर्ड करूँगा, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, क्योंकि एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंस अल्टीमेटली जाता है मेरा इनकम स्टेटमेंट में। तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय उसे किस नाम से रिकॉर्ड कर देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। क्यों सर, उसे आप एक्सपेंस के नाम से क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? भाई देखिए सिंपल सी बात है, वो एक्सपेंसेस जो पूरे साल होते हैं, जैसे सैलरीज है, जैसे रेंट है, जैसे यूटिलिटीज़ है, जैसे टेलीफोन के बिल्स हैं, जैसे रिपेयर है, ये एक्सपेंसेस पूरे साल आपके पास होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को तो आप पूरे साल एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर बाद में उसे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो पूरे साल नहीं होता है। क्या पूरे साल आप ये कैलकुलेट करते हैं कि आप कितनी कीमत गिरी, आप कितनी कीमत गिरी? नो, ये पूरे साल नहीं करेंगे। ये साल में आप एक बार करेंगे, साल के आखिर में, जो जिस पीरियड जिस डेट पे भी आपका साल खत्म हो रहा होगा। बैड डेट्स में भी ऐसे ही होता है, यानी कि डाउटफुल डेट्स में भी ऐसे ही होता है। इरिकवरेबल डेट्स हम बार बार कैलकुलेट नहीं करते कि आप कितना उधार डूबेगा, आप कितना उधार डूबेगा। हम साल में एक बार ही एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना उधार हमारा डूबेगा। तो वो एक्सपेंसेस जो पूरे साल नहीं होते हैं, साल में एक ही बार हम उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। उन एक्सपेंसेस को पहले एक्सपेंस के नाम से लिखूं, फिर उसे इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर करूं, तो बेहतर है डायरेक्ट उसे कहाँ ट्रांसफर कर दूं? सर आप उसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए इनकम स्टेटमेंट में, कि पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फिर ट्रांसफर करो इनकम स्टेटमेंट, डबल डबल एंट्री बनाओ। तो वो एक्सपेंसेस जो पूरे साल रेगुलरली होते हैं उन्हें हम पहले तो एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन्हीं को हम बाद में ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। वो भी ट्रांसफर होंगे इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल होंगे। लेकिन वो एक्सपेंसेस जो पूरे साल नहीं होते या जिन्हें हम पूरे साल रिकॉर्ड नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम उन्हें एक ही बार साल के आखिर में एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करें, तो उन्हें एक्सपेंस के नाम से इटसेल्फ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें डायरेक्ट किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं? इनकम स्टेटमेंट। भाई एक ही दिन तो होना है, डायरेक्ट उसे इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो भी साल में एक बार ही होता है, तो इसीलिए हम उसे एक्सपेंस क्यों है? सर आपके एसेट की कीमत गिर रही है, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो खर्चा होगा तो नुकसान होगा, तो नुकसान होगा तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को क्योंकि वो एक बार होता है इसीलिए मैं उसे डायरेक्ट किस नाम से रिकॉर्ड कर देता हूँ? इनकम स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो इससे मेरी इनकम स्टेटमेंट यानी मेरा एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा इनकम स्टेटमेंट यानी मेरा एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो कानून कहता है कि सर आप उसे डेबिट साइड पर लिख दीजिए, और साथ साथ इससे मेरा एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है। साथ साथ इससे मेरा एसेट जो है वो डिक्रीज होगा। जब वो एसेट डिक्रीज होता है तो उसके लिए मैं कॉन्ट्रा अकाउंट यूज करता हूं जिसका नाम है प्रोविजन। ये बात मैंने आपको
प्रोविजन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी बताया था, वहाँ पर भी ये बात समझाई थी कि प्रोविजंस क्या होते हैं। प्रोविजन बेसिकली आपके कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट है कि इसकी वजह से मेरा जो नॉन करंट एसेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रोविजन मेरा इंक्रीज होगा तो मेरा नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रोविजन जब इंक्रीज होता है तो वो लिखा जाता है कहाँ पर, क्रेडिट साइड पर। यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरी मशीन डिक्रीज हो रही है, मशीन डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पर आनी चाहिए, तो उसे बस मशीन के बजाय क्या नाम देते हैं हम, प्रोविजन का नाम दे देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम डेप्रिसिएशन पीछे जाकर देखेगा तो पहले साल प्रोविजन 8,000 था, दूसरे साल प्रोविजन 16,000 हो गया, तीसरे साल प्रोविजन 24,000 हो गया। यानी मेरा प्रोविजन ग्रेजुअली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और जैसे जैसे मेरा प्रोविजन इंक्रीज होगा, प्रोविजन की नेचर एसेट का कॉन्ट्रा है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं सर, एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। प्रोविजन एसेट का कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट। जब प्रोविजन इंक्रीज होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर, उसका कॉन्ट्रा अगर इंक्रीज होगा तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो जैसे जैसे सर आपका प्रोविजन इंक्रीज होता जाएगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता हूँ, जो मेरी कीमत गिरी थी, कितनी गिरी थी 2021 में, $8,000। अगर मैं उसे अपनी एंट्रीज में रिकॉर्ड करने जाऊँ तो सर आपकी इनकम स्टेटमेंट को लिखना चाहिए डेबिट साइड पर और प्रोविजन को लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। तो इसकी एंट्री देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट $8,000 से और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट $8,000 से। अब यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर चाहता है, यहाँ पर देखिए अगेन दो वर्ड्स हैं, एक इनकम स्टेटमेंट का वर्ड है और एक प्रोविजन का वर्ड है। आपका एग्जामिनर यहाँ पर चाहता है कि आप उसे बनाकर दिखाइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो ये मैंने बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन का अकाउंट। इसमें प्रोविजन कहाँ पर आ रहा है सर, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। डेट क्या होगी इसकी सर, ये प्रोविजन मैंने कब निकाला होगा, ये डेप्रिसिएशन कब निकाला होगा, ये आपने निकाला होगा ईयर के एंड पे। अज्यूम करता हूँ मेरा ईयर एंड हुआ था December 31 पर, तो मैंने यहाँ पर डेट डाली क्योंकि प्रोविजन क्रेडिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर आ गया। डेट क्या होगी December 31 की डेट आ गई। ईयर क्या था 2021 आ गया। ठीक है, और प्रोविजन के ऑपोजिट साइड पर क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट। भाई जगह मुख्तसर से थी इसीलिए मैंने मुख्तसर लिख दिया, उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऑपोजिट वाला वर्ड। तो ये $8,000 यहाँ पर पोस्ट कर दिए गए। इसके बाद अब 2021 में ही मुझे रहना है और इसका हिसाब किताब मुकम्मल करना है। अगर यहाँ पर 8,000 है तो बराबर करने के लिए यहाँ पर भी कितने आने चाहिए, $8,000। बराबर करने के लिए यहाँ लिखे आपने $8,000, नाम क्या दे दिया उसे, बैलेंस शीट। डेट क्या आ जाएगी, लास्ट डेट इन December 31, 2021। फिर यही बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या डेट हो जाएगी, 21 के बजाय 22 आ गया, और दिसंबर के बाद अगली डेट क्या आएगी, जनवरी 1 की डेट आ गई। बैलेंस शीट को बैलेंस बीडी का नाम दे दिया $8,000। ये मेरे पास 2021 का जो डाटा था वो कंप्लीट हो गया 2021 से। अब मैं 2022 में भी दाखिल हो गया। ठीक, फिर आ जाते हैं अब 2022 में। 2022 में मशीन तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि मैंने मजीद कोई मशीन बाय नहीं की, तो मशीन का बैलेंस ये आ जाएगा $50,000 और यही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा $50,000। मशीन का अकाउंट ऐसे कंटिन्यू रहेगा 2022 में भी। लेकिन 2022 में जब मैं आऊँगा तो मैंने 2022 में ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 2022 में आ गए, और 2022 में अगेन मैंने सेम डेप्रिसिएशन निकाला था $8,000। जब सेम डेप्रिसिएशन निकाला होगा 2022 में तो सेम एंट्री भी बनाई होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगेन मैंने प्रोविजन को कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पर। तो मैं यहाँ पर आ गया प्रोविजन के टी अकाउंट में, और यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर डेट डाली December 31 और 8,000 प्रोविजन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर, इसे भी मैंने लिखा क्रेडिट साइड पर। अब पिछला जो बैलेंस था वो था 8,000। अब 2022 अगर मैं देखूं तो यहाँ पर $8,000 पिछले साल का है और $8,000 इस साल का है। इसको अगर मैं टोटल करूं तो कितना बन जाता है, $16,000। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, $16,000 2022 में। लेकिन 2022 में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी ज़ीरो है। तो बराबर करने के लिए आप यहाँ कितने लिखेंगे सर, आप यहाँ लिखेंगे $16,000। तो 2022 में मैंने यहाँ पर लिखे हैं $16,000, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, बैलेंस शीट। अब इस तरफ का टोटल भी हो गया $16,000 और इस तरफ का टोटल पहले से ही था $16,000। फिर इसी बैलेंस शीट को उठाकर दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर देते हैं और नाम इसका हो जाता है बैलेंस बीडी। यानी अब हम दाखिल हो गए 2023 में। अब जैसे ही मैं 2023 में आऊँगा, फिर मैंने 2023 में डेप्रिसिएशन निकाला था, याद होगा आपको, कितना निकाला था सर, $8,000। फिर से सेम एंट्री हमने बनाई होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन। तो सर मशीन की एंट्री बार बार क्यों नहीं बना रहे, वजह ये है मशीन मैंने एक ही बार परचेज की है, मशीन मैंने बार बार परचेज नहीं की। अगर दोबारा परचेज करता तो दोबारा एंट्री बनाता और टी अकाउंट के अंदर दोबारा लिखा जाता। लेकिन डेप्रिसिएशन मैंने हर साल निकाला है, तो हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बनाई होगी।
अब 2023 में अगर मैं आ जाऊँ तो 2023 में मैंने सेम एंट्री बनाई, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगेन मैंने प्रोविजन को कहाँ लिखा सर, आपने इसे लिखा अगेन क्रेडिट साइड पर, यानी एंट्री कांस्टेंट है। तो जब इसे क्रेडिट साइड पर लिखा तो आप आ गए क्रेडिट साइड पर, December 31, 2023। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर है, मैं भी आ गया क्रेडिट साइड पर। कितना अमाउंट है 8000, मैंने भी लिखा 8000। और इसके अपोजिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट, तो आगे इनकम स्टेटमेंट। अब 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में पहले से डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है 16000 और 8000 आपने अभी लिखा, इनका टोटल कीजिए तो सर बन जाते हैं 24000। तो बराबर करने के लिए 2023 में यहाँ पर भी होने चाहिए 24000, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है 2023 में। आप बोले सर है तो 16000, लेकिन ये 2023 में नहीं है, ये तो उससे प्रीवियस ईयर में। 2023 अगर आप देखें तो 2023 यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल दिमाग की तरह। तो बराबर करने के लिए सर कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख दिए दोनों को मिलाकर 24000, यहाँ लिख दिए 24000। जो बराबर करने के लिए लिखा उसे क्या कहा, बैलेंस सी डी, और वही ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बी डी के नाम से। ठीक है जनाब, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है जब तक ये एसेट यानी प्रोविजन आपके पास मौजूद है। अब एक बात, आपको मैंने ये बात समझाई थी कि प्रोविजन को हम एक और नाम देते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसके मायने भी बताए थे। क्या मायने बताए थे, एक्यूमुलेट के मायने होते हैं सम यानी ऐड, जमा करना, सम ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो टी अकाउंट है यानी जो लेजर है वो आपको इसी बात को शो कर रहा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो ग्रेजुअली सम होता चला रहा है। पहले साल का डेप्रिसिएशन, अरे यहाँ पे 8000 लिखना ही भूल गया, देखो सॉरी माज़ा चाहता हूँ भाई, ये 8000 यहाँ पर भी थे। ठीक है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 8000, फिर उस 8000 में अगले 8000 ऐड हुए तो 16000, फिर उस 16000 में 8000 ऐड हुए तो 24000। ये डेप्रिसिएशन आपका बैलेंस अगर देखें तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली आपका ऐड होता चला जा रहा है। और प्रोविजन के मायने यही थे कि सम ऑफ डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जनाब, तो हमने क्या बात समझी कि जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था उस कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर हम अपने लेजर्स में पोस्ट करते हैं तो लेजर्स में उसको किस तरह से शो किया जाएगा, ये बात आज हमने इस लेक्चर में समझी। मशीन का लेजर बनाना समझा कि मशीन को कैसे शो किया जाएगा, और प्रोविजन को कैसे शो किया जाएगा वो भी यहाँ पर समझा। हालांकि इसमें अगर मैंने ये बात भी समझा दी कि अगर मजीद मशीन बाय करेंगे तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगी इसमें, और अगर कोई मशीन सेल आउट करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी सेल का जिक्र आएगा, वो जब आगे जाकर हम डिस्पोजल पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है और नॉन करंट एसेट का अकाउंट जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।